नमस्कार। आज मैं जिस किताब की बात कर रही हूँ वह है बिहार के पर्व त्योहार और खान पान। इसके लेखक हैं सुबोध कुमार नंदन। यह किताब विद्या विकास एकेडमी से प्रकाशित है। यह पुस्तक बिहारी तीज त्योहार और खान पान की समृद्ध परंपरा को समझने समझाने के लिए एक सहायक पुस्तक है। एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता बिहार की ऐसी खासियत है जो संपूर्ण विश्व को आकर्षित करती रही है। बिहार के पर्व त्योहार यहाँ की समृद्ध और विविध संस्कृति एक अभिन्न हिस्सा है भारत का। पर्व त्योहारों में महापर्व छठ, देवोत्थान, दीपावली, गोवर्धन, अनंत चतुर्दशी, तीज, भाई दूज, बट सावित्री व्रत, महाशिवरात्रि व्रत, भादो चौथ, होली, शुक्ल पक्ष की एकादशी, जन्माष्टमी, भूइयाँ बाबा की सामूहिक पूजा, विश्वकर्मा पूजा, कर्मा धर्मा, महापर्व, पर्यूषण पर्व, मुहर्रम, ईद उल फितर, रमज़ान, बकरीद, बहुरा पर्व, सुहागिनों का विधवा पर्व, घाटों, घंटेसर, बिसुआ, बिहुआ, विषहरी, अक्षय नवमी, नवान्न का त्यौहार, बरना पर्व, चित्रगुप्त पूजा, सिर पंचमी, सामा चकेवा, कोजागरा, मधुश्रावणी, झिझिया, नाग पंचमी, चौठ चंदा, तुसारी, सप्ता डोरा, जूड़ शीतल, चोरा व्रत, सतुआनी, मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, जितिया, गोधन, सिरुआ पर्व, पीड़िया पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, हटड़ी पूजा, थड़ड़ी पूजा, चेटी चंड, लोहड़ी, गणगौर पर्व, हरियाली तीज, दुर्गा पूजा जैसे पर्व त्योहारों का जिक्र इस पुस्तक में है। तो खान पान में लिट्टी चोखा, बक्सर का लिट्टी चोखा मेला, मनेर का लड्डू, भागलपुर की बालूशाही, ठेकुआ, शीर चाय, सिलाव का खाजा, गाजा, कोआत का बेलग्रामी, बाढ़ का खोवी लाई, बिदुपुर की दानेदार मिठाई, मखाने की खीर, शीतलपुर का रसगुल्ला, धनरुआ की लाई, गोगरी का दही, बड़हिया का रसगुल्ला, निश्चलगंज का पेड़ा, विरंज, ढकनेसर, अनरसा, खीर मोहन, पकरी बरावा की बर्रा मिठाई, थावे की पड़किया, मजिस्ट्रेट मिठाई, उदवंत नगर का खोरमा, पिट्ठा, तिलकुट, करुआ मोड़ का पेड़ा, रजौली की बालूशाही, घेवर, पटनिया खुरचन, गुड़ही लड्डू, सिंघाड़ा मिठाई, कसार, चंपारण के पारंपरिक भोजन, आनंदी भूजा, लौंग लता, बक्सर की सोन पापड़ी, कतरनी चूड़ा, मरचा चूड़ा, भोजपुर की हाथी कान पूड़ी, मालपुआ, रुन्नी सैदपुर की बालूशाही, मिर्जई, भागलपुर का जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की लिच्ची, हाजीपुर का मालभोग केला, पान, तुर्कौलिया की मुर्की मिठाई, पंचानपुर का रसगुल्ला, मिथिलांचल का दही, जमुई का रसगुल्ला, सकड़ी का पेड़ा, शाहपुर का झारुआ लड्डू, तिसी के लड्डू, रसकदम, शेरघाटी का प्याऊ, चंपारण का अहुआ मटन, मिथिला का तरुआ, मिथिला का प्रिय व्यंजन मछली, दलपिट्ठी और दलघूसरी, दूध पुआ, नारियल अच्छा मिठाई का जिक्र इसके पुस्तक के अंतर्गत हमें मिलता है। मगध अंचल के मुख्य रूप से गया, जहानाबाद और अरवल के ग्रामीण इलाकों में शादी विवाह समारोह में विशेष रूप से बनने वाले व्यंजनों में से एक है विरंज। यह व्यंजन हिंदू समाज के एक खास वर्ग के लिए शुभ मौक़ों पर बनाए जाने वाला व्यंजन है। विवाह के मौके पर खास तौर पर यह व्यंजन बनाया जाता है। इस व्यंजन को बनाने वाले व्यक्ति भी उसी वर्ग विशेष के होते हैं। इसे तैयार करने वाले व्यक्ति उपवास में रहते हैं। इसे बनाने में चावल, मसाले, काजू, किशमिश, पिस्ता, मखाने सहित अन्य प्रकार के मेवों का उपयोग होता है और जितनी मात्रा में चावल होता है उतनी ही मात्रा में मेवा भी होता है और यह व्यंजन शुद्ध घी में बनता है।
बनने के दौरान यह हल्की लालिमा रंग का हो जाता है। इसमें कृत्रिम रंग नहीं डाला जाता, बल्कि इसमें पड़ने वाले मेवों के कारण इस पर रंग चढ़ जाता है। इसे तैयार करने में लगभग 10 घंटे तक का वक्त लगता है। इसे बनाने वाले व्यक्ति पूरी शुद्धता का ख्याल रखते हैं। इन्हें पैर पूजी में नए वस्त्र भेंट किए जाते हैं। धीरे धीरे यह विशिष्ट व्यंजन परंपराओं से दूर होता जा रहा है। व्यंजन के अंतर्गत मैंने इस शीर्षक को चुना क्योंकि यह हमारे गांव में भी शादी ब्याह के मौके पर बनाया जाता था और आज के दिन में लगभग लुप्त प्राय सा है। पूजा पाठ और सांस्कृतिक अध्याय के अंतर्गत भुइयाँ बाबा की सामूहिक पूजा का जिक्र मैं कर रही हूँ। इसके अंतर्गत लेखक ने लिखा है कि मुसहर जाति के लोग अपने कुल देवता भुइयाँ बाबा की सामूहिक पूजा का उत्सव पारंपरिक तौर तरीके से मई माह में मनाते हैं। पूजा का विधि विधान हैरान करने वाला होता है। खुली ज़मीन को भुइयाँ कहा जाता है। मुसहर समुदाय के अधिकांश लोग खुली ज़मीन के नीचे ही जीवन गुजारते हैं, इसलिए अपने कुल देवता का जन्म भी वे लोग भूमि यानी भुइयाँ पर भी मानते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले चौकोर बांस का घेरा कर बीचों बीच भुइयाँ बाबा का यज्ञ मंडप बनाते हैं। मंडप के पास ही मिट्टी खोदकर चूल्हा बनाया जाता है। यज्ञ स्थल के चारों कोनों पर हवन कुंड बनाया जाता है। यज्ञ मंडप स्थल से मुख्य भक्ता को आदर सत्कार के साथ अन्य लोग स्नान के लिए ले जाते हैं, जहां उसे तंत्र मंत्र के साथ विधिवत स्नान कराया जाता है। स्नान के दौरान 4-5 भक्ता ढोल, मृदंग और झाल लिए यज्ञ मंडप के घेरे में प्रवेश करके नृत्य गीत में लीन हो जाते हैं। सबसे अंत में मुख्य भक्ता भी ढोल, मृदंग की थाप पर पारंपरिक नृत्य के साथ घेरे में प्रवेश करते हैं। घेरे के बाहर हजारों लोग हाथ जोड़कर भुइयाँ बाबा से गुहार करते रहते हैं। इसी बीच हवन कुंड एवं चूल्हे में आग लगाई जाती है। चूल्हे के ऊपर मिट्टी की हांडी में दूध रखकर उसे खौलाया जाता है। हवन कुंड की धधकती आग पर भक्ता लोग चलते हैं। भक्ति लोक नृत्य गीत भी चलता है। भक्ता खौलते दूध में हाथ डालते हैं और दूध का लेप शरीर पर करते हैं। खौलते दूध से कुछ भक्ता स्नान भी करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी भक्त के शरीर पर किसी तरह का असर नहीं होता। वे सामान्य स्थिति में रहते हुए अपने कुलदेवता का ध्यान करते हैं। दूध स्नान के बाद बचे हुए दूध में अरवा चावल डालकर खीर तैयार की जाती है, जिसे भक्ता के शरीर पर लेप करने के बाद पूजा समाप्त होती है। बची हुई खीर ही मुख्य प्रसाद होती है, जिसे लोग देवता का ध्यान कर माथे पर स्पर्श कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। बिहार के खान पान का जिक्र हो और लिट्टी चोखा की बात ना हो तो ये कुछ अलग ही बात हो जाएगी। लिट्टी चोखा बिहार की एक पहचान सी है। बिहार के व्यंजनों में लिट्टी चोखा अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी पहुंच गांव कस्बों से लेकर महानगरों तक है। कुछ वर्ष पूर्व तक यह केवल मजदूर वर्ग का व्यंजन माना जाता था, लेकिन आज इसने उच्च वर्ग के घरों तक अपनी पैठ बना ली है। अब तो स्थिति यह है कि बड़ी बड़ी पार्टियों, शादी ब्याह में लोग बेहद चाव से खाते हैं लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा गांव कस्बों से निकलकर 5 सितारा होटलों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है। लिट्टी चोखा को देश विदेश में बिहारी व्यंजन के रूप में जाना जाता है। तुरंता के नाम से प्रसिद्ध लिट्टी चोखा पर कई भोजपुरी लोकगीत लिखे जा चुके हैं। यह सिर्फ संतुलित आहार ही नहीं है, बल्कि पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा फैट की पर्याप्त मात्रा के अलावा एक लिट्टी में लगभग 100 कैलोरी मौजूद होती है। लिट्टी एक गेंद की तरह होती है जो गेहूं के आटे से बनी होती है। सत्तू यानी चने का आटा में मसाले, प्याज, अदरक, लहसुन, नींबू का रस, अजवाइन इत्यादि मिलाकर बनाए गए मिश्रण से इसे भरा जाता है। कभी कभी स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें अचार का मसाला भी मिलाया जाता है।
पारंपरिक रूप से इस आटे की गेंद को गाय के गोबर के उपले, लकड़ी या कोयले पर सेंका जाता था और फिर घी में डाला जाता था। लिट्टी को चोखे के साथ खाया जाता है, जो कि बैंगन, आलू और टमाटर के मिश्रण में मसाले मिलाकर बनाया जाता है। आलू, बैंगन और टमाटर को पहले आग पर सेंका जाता है और फिर अच्छी तरह मसलकर बारीक कटे प्याज और मसालों के साथ मिलाया जाता है। लिट्टी आटे के अंदर सत्तू में मसाले डालकर आग पर सेकने से बनती है। जब यह फटने लगती है तो मान लिया जाता है कि लिट्टी पूरी तरह सिक गई है। पकने के बाद लिट्टी को घी में डुबो दिया जाता है, जिसे चोखे के साथ परोसा जाता है। स्वादिष्ट लिट्टी चोखे को मूली, प्याज, अचार तथा चटनी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। स्वाद की तरह ही लिट्टी चोखे का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। इसका इतिहास मगध काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के दौरान लिट्टी चोखा प्रचलन में आया। कालांतर में यह मगध साम्राज्य से देश के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जिसे आज बिहार की राजधानी पटना के रूप में जाना जाता है। मगध साम्राज्य के उसी बेहतरीन दौर में लिट्टी चोखा सबसे पहली बार अस्तित्व में आया। लिट्टी चोखे का जिक्र मुग़ल काल में भी मिलता है, लेकिन उस दौर में इसका स्वाद बदल गया। मुग़ल काल में मांसाहार ज़्यादा प्रचलित था। इस दौर में लिट्टी के साथ शोरबा खाने का प्रचलन शुरू हुआ। इसी तरह ब्रिटिश शासन के दौरान भी इसमें बदलाव आया। अंग्रेज़ों ने अपनी पसंद के साथ लिट्टी का स्वाद लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सेनानियों के लिए भी बनाया जाता था लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखे को युद्ध का व्यंजन भी कहा जाता है। प्राचीन काल में युद्ध के दौरान सैनिक खाने के सामान के तौर पर लिट्टी लेकर चलते थे। लिट्टी की खासियत यह है कि यह जल्दी खराब नहीं होती। इसे बनाना भी आसान है और यह काफ़ी पौष्टिक भी होती है। सन 1857 के विद्रोह में सैनिकों के लिट्टी चोखे खाने का जिक्र मिलता है। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अपने सैनिकों के खाने के तौर पर चुना था। सैनिकों को इससे लड़ने की ताकत मिलती थी। इसे फूड फॉर सर्वाइवल कहा गया। इसे बनाने के लिए किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं है। इसमें पानी भी कम लगता है। साथ ही यह सुपाच्य और पौष्टिक भी है। यह जल्दी खराब भी नहीं होता। एक बार बना लेने के बाद इसे 2-3 दिन तक खाया जा सकता है। सुबोध कुमार नंदन की इस पुस्तक में ऐसे ही कई आलेख हैं। इसके पूर्व भी इन्होंने बिहार के पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर, बिहार के मेले और बिहार के ऐतिहासिक गुरुद्वारे जैसी पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। 3 बार राहुल सांस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार और 4 बार पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्मानित किए गए हैं। बिहार के पर्व त्योहार और खान पान पर केंद्रित यह पुस्तक बिहार के पर्व त्योहार और खान पान विशेष रूप से पठनीय है, क्योंकि यह पुस्तक भारतीय समाज में लोकप्रिय बिहारीपन के बारे में विस्तार से बात करती है। धन्यवाद।